देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो दावा है वो दावा पहली सीढ़ी पर ही फिसल जाए, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन पाए क्योंकि वो चुनाव ही न जीत पाए, खासकर वडोदरा से। क्योंकि हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वडोदरा से कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के बड़े नेता रणनीतिकार मधुसूदन मिस्त्री साहब। ये तस्वीरें हाल ही की हैं। वडोदरा में बीच सड़क पर लगे इस खंभे पर मोदी के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगाते ये शख्स कोई और नहीं, कांग्रेस का कद्दावर नेता और वडोदरा में मोदी को चुनौती दे रहे मधुसूदन मिस्त्री हैं। मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के रणनीतिकार, राहुल गांधी के करीबी और मोदी के कट्टर विरोधी। उम्र 69 साल, अहमदाबाद के असारवा में जन्म, जियोग्राफी की पढ़ाई, कॉलेज लेक्चरर के तौर पर करियर की शुरुआत, शिक्षण का काम छोड़कर ट्रेड यूनियन से जुड़े, 70 के दशक में स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए, 6 साल तक अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम से जुड़े रहे। भारत लौटने पर मधुसूदन मिस्त्री ने खुद का गैर सरकारी संगठन दिशा खोला। दिशा के जरिए मिस्त्री महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। शंकर सिंह बाघेला ने जब बीजेपी से अलग होकर पार्टी बनाई तो मधुसूदन मिस्त्री भी उसमें शामिल हुए। बाद में दोनों नेता कांग्रेस में आ गए। मधुसूदन मिस्त्री ने पहली बार 2001 में साबरकांठा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। 2004 के लोकसभा चुनाव में मिस्त्री फिर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2011 से मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के महासचिव हैं। केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप में प्रभारी भी रहे। अभी यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं मिस्त्री। फिलहाल मधुसूदन मिस्त्री के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, यूपी में कांग्रेस को विजय दिलाना और वडोदरा में नरेंद्र मोदी को मात देना। मिस्त्री साहब हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें बताएं कि नरेंद्र मोदी को रोकना क्यों चाहिए और कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए। You said why I should or we should vote for Congress. तो मैं ये बता दूं आपको 2-5 मिनट के अंदर कि मैं एक चाली जिसको स्लम बोलते हैं उसके अंदर रहा। मेरे मामा जो है वो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, राजनगर टेक्सटाइल मिल थी, उसमें वीवर थे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कड़िया काम करते थे, यानी मकान बनाते थे, बहुत अच्छे बेल बूटे बनाते थे, उनको मंदिर मस्जिद वाले सब लोग ले जाते थे। मेरे मामा जो थोड़ा बहुत पढ़े थे उन्होंने वो काम नहीं किया और मिल के अंदर गए। पुअर फैमिली था हमारा और हमारे यहाँ 50-60 घर थे, ज़्यादा घर नहीं थे उसमें से, और बिल्कुल आर्मी कैंप से जुड़ा हुआ था। तो आर्मी की वाले जब एक्सरसाइज करते थे और वहाँ से लेके कैंटोनमेंट की स्कूल के अंदर जो करीब 2-2.5 किलोमीटर थे हमको पढ़ने के लिए, शुरू में 1 से 4 तक की जो स्कूल है उसमें मैं जाता था। 5 से लेके 12वीं तक की पढ़ाई, 11वीं तक की उस वक्त पे होती थी, वो पढ़ाई करीब 10 से 11 किलोमीटर दूर स्कूल थी। और क्योंकि हमारे पास बस में जाने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैं पैदल जाया करता था और शाम को पैदल आया करता था उस वक्त पे उस पे। और क्योंकि एक वातावरण सब मिल मजदूरों का और मजदूरी काम करने वाले का था, तो सभी 13-14 साल के अंदर जब जब जिसको काम मिले वो काम पर जाते थे। आई डिड ऑल्सो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन और फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस गैदरिंग,
कि मैं हाड़का मिल करके एक मिल थी, वो लोकल नाम था उसमें मैं पियोन भी था, उनमें कलर मिक्सचर भी था, बदली के अंदर पानी भी भरता था, तो उसमें पुताई का काम भी करता था, कड़िया काम भी करता था, बेलदारी भी करता था। वेन एवर आई गॉट अ टाइम। सो उस वक्त पे मेरे उस 60 घरों की हमारी उस बस्ती के अंदर सिर्फ एक रेडियो था और वो धोबी के पास में था, और हम लोग सब जाया करते थे, उससे बोलते भाई इसका तू आवाज बढ़ा देना तो हम भी सुन सके। साइकिल नहीं, अलार्म क्लॉक नहीं, बस नहीं आती थी, न्यूज़पेपर लेना हो तो 2.5 किलोमीटर आप जाइए, वगैरह वगैरह। सेम लोकेलिटी नाउ, जो मैं 11 किलोमीटर जाता था, आज आधा किलोमीटर के ऊपर स्कूल है। डॉक्टर के लिए जो 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता था, डॉक्टर अवेलेबल है। टेलीफोन एयरपोर्ट के ऊपर हुआ करता था, वहाँ से दूसरे जो को फ़ोन करना हो तो घंटों बैठा रहना था, आज हर एक के पास के अंदर है, तो वो चेंज हुआ है। कुएं से हम पानी खींचते थे, 20-20 हाथ के कुएं से, आज नल है उसके अंदर। बच्चे पढ़ने गए। हमारे वक्त पे चेचक की जब बीमारी होती थी तो 10-10, 12-12 लड़के रोज एक दिन में एक लड़का मरा, दूसरे दिन दूसरा मरा, तीसरे दिन तीसरा मरा। वो अक्खा पूरा जमाना था। आज चेचक की बीमारी पूरी चली गई है। ये जो बदलाव है, कोई माने या ना माने, लेकिन इस देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो बदलाव हमने मेरे जीवन में देखा उसमें और उस एरिया के अंदर देखा, मैं उसका साक्षी हूँ, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ सबको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। मिस्टर साहब, हम सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ शुरू करते हैं। आप प्लीज़ बैठें। मैं यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे सवाल लेना शुरू करूँ। उससे पहले उस सवाल की बात जो सबकी ज़बान पर है, आप भी रोज़ पढ़ते होंगे, और वो है ये। आपको जरा आवाज बढ़ाना पड़ेगा। आज मेरे पास से वजह से कान बंद हो गया एयरपोर्ट में, प्लेन की वजह से। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले वो सवाल लेते हैं जो सबकी ज़बान पर है, और वो है ये। मोदी की लहर है, बताई जा रही है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने कह तो दिया कि उन्हें मोदी की कोई लहर नहीं दिखती, लेकिन दिल्ली में वोटिंग के दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप ही रहे। मैडम, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? मैम, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? ना कोई दावा, ना कोई अनुमान। गांधी परिवार की तरफ से कोई बोला तो सिर्फ प्रियंका गांधी। मोदी की लहर है, बताई जा रही है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। प्रियंका का दावा अपनी जगह, लेकिन बीजेपी तो यही दावा कर रही है कि पूरे देश में मोदी की लहर है। 10 अप्रैल को पोलिंग बूथ पर उमड़ी वोटरों की भीड़ को भी बीजेपी वाले मोदी लहर बता रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि परिवर्तन की लहर जो है वो सब जगह फैली हुई है। इसके अलावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में भी एनडीए को सबसे बड़ा गठबंधन बताया जा रहा है। चुनावी मौसम में अभी जिस तरह का माहौल है, उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने मोदी से हार मान ली है। जिन्होंने देश को लूटा है, उनका हिसाब देश की जनता इस बार चुकता करना चाहती है। अब किसका दावा सबसे सटीक है, ये तो 16 मई को ही पता चलेगा, लेकिन तमाम सर्वे फिलहाल मोदी के पक्ष में ही हैं। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस चुनौती भी नहीं दे रही? जी जी, इज दिस वर्किंग? ओके। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता, जो मैं आपको बता दूं कि माहौल खड़ा करना एक चीज़ होती है, और माहौल खड़ा करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो शायद उनके पास है। मैं उसको सीधा कहना नहीं चाहता जो है उस पर, लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि इलेक्शन के रिजल्ट और इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट चुने जाते हैं
उस पे सिर्फ माहौल का ही असर नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि माहौल से सिर्फ कैंडिडेट नहीं चुने जाते, लेकिन हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसमें अगर आप एक कैंडिडेट फील्ड करोगे तो उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है, और बी कैंडिडेट चेंज करो तो वो जो पहले वाले की एक के सामने जो केमिस्ट्री थी वो बिल्कुल चेंज होकर बी की जो केमिस्ट्री है वो उसमें काम करने लगती है। मुझे इस पार्टी ने सौभाग्य दिया था कि सभी पार्लियामेंट्री सीट की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन करीब 55 से 60 चुने हुए लोग इस देश के, जो इस देश की हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, 1.5-2 साल पहले की बात है ये, और हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी उन्होंने पूरी नोट तैयार की, जो रिकन्फर्म हुई 3 बार, और उसके बेसिस के ऊपर पूरे सिलेक्शन कैंडिडेट के हुए हैं। इसका मुझे आज बरोबर एक फक्र है। इसलिए क्योंकि आप एक माहौल यहां पर बन रहा है, माहौल के अंदर मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, जो आप मुझे यहाँ दिखा रहे हो, प्रेस में दिखा रहे हो वो, लेकिन वगैरह उस पर, लेकिन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी की कैरेक्टरिस्टिक का, उसका कास्ट स्ट्रक्चर का, उसके इश्यूज का, कौन किस तरह उस डे पे बिहेव करेगा, वो हमारे जो लोग जाते हैं न तो वो कभी कलेक्ट कर सकते, और किसी को मिलता है तो ग्लिम्पसिस मिलता है, लास्ट डे के ऊपर सब चीज़ें नहीं मिलती। और इस वजह से मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूं, पर अगर ये स्थिति है। अगर ऐसे 1.5 साल पहले से ये पूरा काम चल रहा था और कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे थे, तो फिर वो 1.5 दिन पहले क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं पार्टी? कैंडिडेट नाम आने के बाद गौतम बुद्ध नगर के कैंडिडेट बीजेपी में चले गए, या आपके मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए था अगर इतना होमवर्क था तो। भैया, ये पार्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो आने वाले सब वॉलंटरी होते हैं। इसका एक बेसिक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है उसमें आते हैं लोग, काम करते हैं, चले जाते हैं, वापस आते हैं। उसके अंदर कितना मोटिवेशन फैक्टर्स होता है, और उस मोटिवेशन फैक्टर को अगर सभी लोग आइडियोलॉजी से ही आकर्षित होकर पार्टियों के अंदर नहीं जुड़ते, लेकिन बेसिक कोर ये कोई पहली बार कांग्रेस में हुआ ऐसा नहीं है। मधुसूदन जी, मैं निर्मल पाठक हूँ, हिंदुस्तान अखबार से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए पैनल दिए जो एक्सपर्ट से राय करके ऑब्जर्वर्स भेजने के बाद, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वडोदरा के लिए जो पैनल बना था उसमें क्या आपका नाम था? नहीं। और अगर नाम नहीं था उसमें तो आप वडोदरा से खुद अपनी इच्छा से लड़ना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में, या पार्टी में जो आपके विरोधी हैं उन्होंने आपको जबरदस्ती धकेल दिया, या दोनों बातें? मैं बता रहा हूँ आपको, वडोदरा के पैनल में मेरा नाम नहीं था। मैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वहाँ से मैं पढ़ा था। जब प्राइमरीज हुई तो प्राइमरीज के अंदर ये स्थिति पैदा हुई, क्योंकि मोदी जी ने, जिसको मैं बहुत सालों से चैलेंज कर रहा था कि मोदी जी अगर जो आपको वाकई के अंदर आप अपनी जीत जताना चाहते हो तो साबरकांठा में आके लड़िए, मैं आपको खुली चैलेंज देता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 2012 के असेंबली के चुनावों के अंदर मोदी जी ने कई मीटिंग मेरी साबरकांठा की कॉन्स्टिट्यूंसी के में करने के बाद भी 7 में से 6 सीट कांग्रेस जीती। होम मिनिस्टर हारा, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हारा, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर, और एजुकेशन कैबिनेट, एजुकेशन जो मिनिस्टर कैबिनेट रैंक का, वो सिर्फ 10,000 वोट से ही जीता, क्योंकि ये प्राइमरी थी और क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डिफरेंस 17% है, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन है, मोदी जी ने सलामत सीट ढूंढी और उस सलामत सीट के ऊपर उन्होंने नामांकन घोषित किया। उसके अंदर
उसके बाद के अंदर जो प्राइमरी का कैंडिडेट था, ही एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी, जो उन्होंने लेटर है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेजा। बाद में सब ये हुआ कि इसके सामने कौन लड़े। जब ये चर्चा हुई तो मेरी तो बहुत सालों से इनके सामने थी और मैंने पहले ही दिन रिएक्शन दिया था कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू कॉन्टेस्ट अगेंस्ट हिम। वो साबरकांठा में नहीं आया तो मैं बड़ौदा में गया और मैंने कहा मैं लड़ूंगा इसके सामने। मेरा एक सवाल है, जो आप अभी कह रहे हैं कि हम एक्सपोज करेंगे, विधानसभा में तो आप एक्सपोज नहीं कर पाए, देश में अब कितना करेंगे पता नहीं, लेकिन आप जो ये सर्वे और ये जो स्टडी की बात कर रहे हैं, ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें भी ऐसा ही कांग्रेस ने दावा किया था कि इतने सर्वे करके हमने कैंडिडेट दिए हैं। इसके बाद पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ और मध्य प्रदेश में इंदौर में तो एक सीट जो चुनाव के बिल्कुल पहले जो बदली गई रात को, उसने तो चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाया 90,000 से। तो ये किस टाइप की स्टडी और किस टाइप की सर्वे है और क्या इसके रिजल्ट, कब तक ऐसे रिजल्ट पे आप बिलीव करते रहेंगे? मैं आपसे ही सवाल रखता हूं आपके सामने। गुजरात के अंदर हमारे 182 सीट है, हम असेंबली के अंदर 62, 65 इस सीट से आगे नहीं बढ़ सके। 1999 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 26 में से 20 सीट थी गुजरात के अंदर, कांग्रेस की 6 सीट थी। 13वीं लोकसभा की बात करता हूं। 13वीं लोकसभा के अंदर मैं बाई इलेक्शन के अंदर चुन के आया था। 2004 के अंदर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, बीजेपी की सरकार थी, बता रहा हूं मैं आपको। 2004 का जब बाई इलेक्शन हुआ तो बड़े जोर शोर से चला था, कांग्रेस की 0 सीट आई। हमारे यहां मिंडा बोलते हैं, मेंडू आव से एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आएगी 26 के अंदर से। और नरेंद्र मोदी जी की चीफ मिनिस्टरशिप में होते हुए कांग्रेस 12 सीट जीती और वही 12 सीट आपको लार्जेस्ट पार्टी बनने से लोकसभा के अंदर रोका। 2009 की बात करता हूं, सुन ले, लेट मी कंप्लीट इट, यू आंसर इट, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज। मैं क्वेश्चन मेरा मैं रख रहा हूं आपके सामने। 2009 में भी बोला था 0 होगा, 11 सीट कांग्रेस से आई। असेंबली का चुनाव कितने राज्यों के अंदर, जिसमें गुजरात शामिल है, एक बिहेवियर होती है। लोकसभा का चुनाव दूसरी बिहेवियर है। गुजरात के अंदर जब हमारी 12 सीट आई तो 92 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस की बढ़त थी। इसी के अंदर जब तो 11 के अंदर जब 9 में जब चुनाव हुए तो कम से कम 72 से 75 सीट के अंदर कांग्रेस की असेंबली के अंदर बढ़त थी। इस फिनोमेना को असेंबली में एक बिहेवियर वोटर्स की और पार्लियामेंट में दूसरी बिहेवियर वोटर्स की आप कैसे समझाएंगे, बताइए ना। मधुसूदन जी, मेरा नाम प्रदीप सौरभ है। आप बता रहे हैं साबरकांठा के बारे में और आपने चुनौती भी दी नरेंद्र मोदी को कि साबरकांठा से आके लड़े। आप कांग्रेस में बहुत दिनों से हैं और मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पिछले 2009 के चुनाव में साबरकांठा में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था, ये आप जानते हैं। अगर आपका जनाधार इतना, जो 2009 का लोकसभा चुनाव था साबरकांठा में, आपकी जो लोकसभा सीट है, उसमें कांग्रेस को किस तरह से पराजित हुई थी? 2.5% का डिफरेंस रहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कई बार के इलेक्शन में। जो है आपकी जो बिहेवियर साबरकांठा की बात कर रहे हैं उसकी मैं बता रहा हूं आपके अंदर। दूसरा मैं ये भी आपको बता दूं, 2009 के अंदर 2004 के बजाय जो डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन ने जो डिलिमिटेशन किए, मेरा चार्ज था उस पर कि मेरी 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में से, क्योंकि आप स्पेसिफिक पूछ रहे हो साबरकांठा की, इस वजह से मैं बता रहा हूं, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट की थी, जो मुझे 60,000 वोट की लीड देती थी,
वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी दो पार्लियामेंट के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन में स्टेट के नाउ लिसन इट प्लीज। मिस्त्री जी, सवाल ये नहीं है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि साबरकांठा में क्यों पराजय हो गया। वही मैं बता रहा हूं ना आपको, वो भी शंकर सिंह वाघेला ऐसा मैं वही बता रहा हूं आपको। यू आर नॉट प्रिपेयर टू लिसन टू इट। वही मैं बता रहा हूं कि जो मुझे लीड देती थी अर्लियर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों पार्लियामेंट के अंदर डिवाइड की गई और दोनों के एमपी वहां से जीत के आए। मेरे के अंदर बिल्कुल जो नए एरियाज आए उसकी वजह से मैं हारा। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपका जो भी 20 साल का पॉलिटिकल करियर है, उस पूरे करियर का जो फोकस है वो है एक इच नरेंद्र मोदी को टेक ऑन करने का, तो आपकी पार्टी ने आपके इच को इतने देर से और इतने ही विषम परिस्थितियों में क्यों पहचाना? आपको पहले मौका, इतने असेंबली चुनाव हुए, इतना कुछ हुआ, उनके सामने जो मोदी का अश्वमेध घोड़ा जो था उसको रोकने के लिए तब क्यों नहीं लगाया आपको, जब रोका जा सकता था? आज जब हवा आंधी इतनी तेज चल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो एक सिंबॉलिक फाइट के लिए आपको खड़ा कर दिया कि देखिए हमने मधुसूदन मिस्त्री को खड़ा कर दिया। एक सवाल का जवाब देना मेरे लिए इसलिए कठिन है। कोई मुझे पूछेगा आप एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर इतने देर से क्यों आए? आई हैव बीन ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट दी जो मैकेनिज्म और स्टेट है उसके सामने मेरी लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि यूनियन की वजह से तेंदुपत्ते तोड़ने वाले, जंगल के अंदर काम करने वाले मजदूर जो है उनका, माइन वर्कर्स के अंदर जो कैजुअल लेबर है उनका, खेत मजदूर है उनका, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी से अलग से होते हुए भी उसको इन्फ्लुएंस करके उनके लिए जितना हो सके वो करने का मेरा बहुत सालों से एक इरादा रहा था। कभी कभी देर होती है तो सवाल ये आता है ना, भले देर से आए दुरुस्त आए, ये हाल है। तो इसके अंदर अगर जो मुझे मौका मिला है तो मैं अभी मौके की बात करूं, मुझे क्यों देर से आपने उतारा, या मुझे क्यों पार्लियामेंट की सीट आज से 30 साल पहले आपने क्यों नहीं दी, या मुझे क्यों एक है तो दूसरी जगह पे बनाया, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट इट, आई एम अगेंस्ट द पर्सन द चीफ मिनिस्टर बिकॉज हिज क्लेम्स आर होलो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोपेगेट एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द पीपल। गुजरात के चीफ मिनिस्टर जब फॉर्म भरने के लिए आए 9 तारीख के दिन, उसकी अगली रात को आई रोट एन ओपन लेटर टू हिम टू आंसर दिस। ही नेवर आंसर, ही हैड नेवर स्पोकन टू द प्रेस। आई वुड विश ही कम्स हियर। आप उनको बुला के जो सवाल आप मुझसे पूछवा रहे हैं, तो आप मुझसे सामने, मैं इन सब का आदर करता हूं, मुझे पूछ रहे हैं, कभी इनको भी बुलाइए और उनसे भी सवाल पूछिए। और मैं अभी राह देख रहा हूं कोई मुझे सवाल पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपनी एफिडेविट के अंदर क्या दिया है। जो सवाल आप चाह रहे हैं पूछना, वो समझ लीजिए वो पूछ लिया गया। क्या है एफिडेविट में? बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो एफिडेविट रात को, उस दिन 10 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे। हमने जब एफिडेविट मांगी, मेरी एफिडेविट मैंने 5 तारीख को फॉर्म भरा, 4 बजे वो बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर रख दी गई। उन्होंने फॉर्म 11:30 के करीब आसपास में भरा। हमने 4 बजे एफिडेविट मांगी। बहुत बार मांगने के बाद ऐसा कहा गया कि 10 जो कैंडिडेट है उनकी एफिडेविट सबकी साथ में वेबसाइट पे रखेंगे। सबकी रख दी गई और मुझे रात को बताया गया मेरे आदमियों ने कि 2 बजे तक वो जो है एफिडेविट वेबसाइट के ऊपर नहीं थी, 2 बजे बाद में रखी। उसका रीज़न भी था क्योंकि 2 बजे पहले सब प्रेस निकल जाता, पत्रिकाएं छप जाती है उसके अंदर, तो उस दिन वो नहीं आई। सुबह मेरे पास के अंदर सब डिटेल आई। इलेक्शन कमीशन की जो एफिडेविट है उसके अंदर सभी कॉलम भरने पड़ते हैं। मेरे पास 2007 की भी उनकी एफिडेविट थी, 2012 की भी एफिडेविट थी, और उसमें फैमिली का कॉलम एक है। जैसे मैंने मेरी कॉलम भरी तो मेरी पास कितनी मेरी मिल्कत है, मेरा पान कार्ड नंबर क्या है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, मेरी फिक्स डिपॉजिट क्या है, मेरे पास ज़मीन है या नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर मेरी औरत, मेरी वाइफ, उसका बैंक अकाउंट क्या है,
उसके पास कितनी मिल्कत है वगैरह। फिर मेरा लड़का जो ही इज डिपेंडेंट ऑन मी, उसके पास अगर जो है तो वो सब चीज मुझे ऑन ओथ एफिडेविट रिटर्निंग ऑफिसर को देनी पड़ती है। अभी तक ऐसी बात चली थी 2007 और 2012 की एफिडेविट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनका मैरिटल स्टेटस बताया नहीं था, वो ब्लैंक खाली रखा था। मैंने कल ऑब्जेक्शन रेज किया तो ऐसा बताया कि इट वाज नॉट मैंडेटरी एट दैट टाइम, विच आई एक्सेप्टेड, it was not mandatory at that time, so you have left the blank. This time it is mandatory. Then he has to show whether he is married or not, and he showed. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इलेक्शन कमीशन का उसकी वजह से कि some people were forced to show. तो उनका नाम बताया, लेकिन उसकी जो डिटेल चाहिए, पान कार्ड नंबर, उनका बैंक अकाउंट, उनके नाम पर जमीन है या नहीं है, उनके पास में कितनी मिल्कत है, उस कॉलम के अंदर गुजराती में कहा गया माहिती नथी, यानी कि नॉट नोन, ऐसा कहा गया उसके अंदर। आई रेज एन ऑब्जेक्शन विद द रिटर्निंग ऑफिसर दैट इट हैज टू मीनिंग्स। His wife may have this is a mandatory requirement, mind well. I am not talking about his personal things. Some may ask why I am just talking about person. This is not personal. This is a mandatory and has to be filled in an affidavit. है तो उसमें उसके दो मीनिंग होते हैं नॉट नोन को। You may not be knowing, but she may be having a PAN card. She may be having a bank account. She may be having a land. So when you are not legally separated, you are not legally divorced, you are still, her husband, and hence he has to show the PAN card number of his wife, he has to show the bank account number of his wife. She may have the PAN card number because you have shown Mahiti Nati are not known. It means I don't know, but she may be having it. Thereby, you are suppressing information relating to your wife, whether she has a PAN card number, whether she has the bank account number and other property, which is in fact violating the very norms on oath, which has been the affidavit were furnished by him. That was the issue, and there is still an issue. I am not going why he has not shown his marital status in 2007 and 2012. I am asking, when you are showing your marital status, when you are not legally divorced, when you are not legally separated, how is it that you are putting those columns that I don't know? That doesn't suffice. And to me, that the people of this country has a right to know what your wife and what kind of a the property that she is possessing, and you must know it. That's the issue that I raised with the election commission. दूसरा था, लेकिन अभी क्लैरिटी हो गई है उसमें, वो भी बता दूं उसका वेबसाइट के ऊपर, लेकिन जैसा डिफरेंट। इस वजह से ये सवाल जब रेज हुए तो रिटर्निंग ऑफिसर हैज साइटेड, he has given me a written judgment. Perhaps I have asked some people now in a Congress party just to scrutinize the judgment of the returning officer. Perhaps we may try to go to the higher court. But the point is that being a husband, I am not furnishing, or I am restraining myself furnishing that information to the people of this country, and that too on oath. What is it? What kind of a thing? Why that suppression? Is that information so confidential that you can't share it with the people of this country, and you wanted to go to the highest post of this, the highest position of this country? That's the issue. इस नरेंद्र मोदी को चुनौती के मुद्दे से आगे बढ़ते हुए एक और बात जो कांग्रेस पार्टी में अब हाल के दिनों में देखने को मिल रही है, और वो जो सवाल उठ रहा है उसकी बात करते हैं। वो सवाल है ये, पहले यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का ये कहना
ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को मोदी को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे, छोटी। फिर मसूद के बचाव में राहुल गांधी का उतरना। गुस्सा नहीं करते, हम प्यार से काम करते हैं। चाहे हमारे विपक्ष के नेता कठोरता से हमसे बात करें, चाहे वो हमें ड्राइवर कहलाएं, चाहे वो हमें मजदूर कहलाएं, चाहे वो हमें नौकर कहलाएं, हमें कांग्रेस पार्टी को प्यार से बात करनी चाहिए। इसके बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का सोनिया गांधी से मिलना और फिर शाही इमाम का यह ऐलान। आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का देश भर की रैलियों में बीजेपी पर बांटने वाला ये आरोप। भाजपा शिवसेना का विचारधारा जो समाज को टुकड़ों में बांधकर देखती है और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस एनसीपी विचारधारा है जो पूरे समाज को जोड़कर रखना चाहती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस मोदी से टक्कर लेने के लिए खुद सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही है? ये सवाल अब बीजेपी उठा रही है। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी के जो दावे हैं विकास के, उनको आप एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन फिर मुद्दा आप सांप्रदायिकता का ही उठाते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। 2002 के बाद में गुजरात के अंदर गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने जो यात्राएं निकाली थी, पब्लिकली कहा था, जिनका वीडियो भी अवेलेबल होगा, हम दो हमारे पांच। जो बहुत सिफत से शहजादा शब्द यूज करते हैं, सल्तनत शब्द यूज करते हैं, पाकिस्तान के साथ की बात करते हैं, उनके दिमाग के पीछे क्लियर कट डिवीजन नजर आता है और जिसका आज ने कोई अपोज नहीं किया। आपसे मैं रशीद किदवई टेलीग्राफ अखबार से हूं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो ये नेहरूवियन कॉन्सेप्ट था धर्मनिरपेक्षता का, वो आज कांग्रेस के लिए चुनाव में एक अड़चन बनता जा रहा है? क्योंकि समाज की स्थिति दूसरी है, लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो धर्म का दुरुपयोग होता है और उसमें कांग्रेस को चुनाव में जाने में बीच में अड़चन आती है, समस्याएं खड़ी हो रही है। वीएन गाडगिल कहते थे कि कांग्रेस जो है दोनों स्टूल के बीच में एक तरीके से गिर जाती है कोई भी इमोशनल इशू के ऊपर। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को भी इस मामले में आत्मचिंतन करने की जरूरत है? आज इस कागार पर हम आके खड़े हैं कि एवरी इश्यूज के अपने एवरी सिलेक्शन के अंदर सबको कास्ट बेस के ऊपर जाना पड़ता है, विच वॉज नॉट, विच शुड हैव नॉट बीन। ये चेंज आए हैं और ये चेंज इसलिए भी आए हैं कि ओवर द इयर्स लोग देखते गए कि कितनी कम्युनिटी को उनका जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, वो उनको नहीं मिला। इसकी वजह से वो अपनी जात को एसर्ट करते गए। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तस्वीर खराब नहीं है, तो कौन सी जगह है जहां तस्वीर खराब है पिछली बार के मुकाबले? मैंने बताया ना अभी आपको, स्थिति शायद वेस्टर्न यूपी के अंदर जिस तरह से हालात क्रिएट किए गए उसकी वजह से है, तो परिस्थिति कुछ पार्टियों के लिए, हमारी पार्टियों के लिए, क्योंकि एक अलग स्टैंड हम लेते हैं, इस वजह से हो वो मैं समझ सकता हूँ। बट इट इज़ नॉट दैट इन ईस्टर्न यूपी कि आप इधर से निकल के उधर चले जाए और इसकी असर वहां पर हो, वैसा नहीं। और अगेन फिर भी बोलता हूं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट। अलायंस की कोशिश क्या कांग्रेस ने की नहीं उत्तर प्रदेश में, या किसी और ने माना नहीं, या बीएसपी ने मानी नहीं? आरएलडी के साथ में हमारा अलायंस हुआ, बहुत एमिकेबली हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लोकल पार्टी एक महान दल था, उनके साथ में हमारा हुआ। अपना दल के साथ में बातचीत चली, मैं आज खुली बात कर रहा हूं आपसे, पर उनकी एक डिमांड जिसकी वजह से वो नहीं हो सका, वो एक डिमांड ऐसी थी कि बनारस के अंदर की सीट हम लड़े मोदी जी के सामने, जो कोई भी नेशनल पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है वहाँ पर। तो वो अलायंस वहाँ नहीं चला। बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने अलायंस किया, ऐसा
न्यूज़पेपर के अंदर से हमको जानने को मिला। बीएसपी के साथ में वैसे सच पूछो तो कोई एटलीस्ट मेरी जानकारी के बदल जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, ऐसी कोई भी एफर्ट बीएसपी के साथ में न तो उनकी तरफ से हुआ ना हमारी तरफ से हुआ। प्रियंका गांधी ने कह ही दिया है कि मोदी की कोई लहर नहीं है, और आप दावा कर ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें पहले से भी बेहतर आएंगी। तो अब चुनाव के बारे में मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पोस्ट इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, यूपीए 3 बाद बनेगी। की स्ट्रेटजी क्या होगी ये बता दीजिए। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, आत्मविश्वास में नहीं खोता हूं। यूपीए 3 बनेगी। किसको जोड़ना पड़ेगा, किसका साथ लेना पड़ेगा? यूपीए के अंदर सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी है ही, और जो नहीं है उन्होंने कितने लोगों ने आउटसाइड सपोर्ट दिया है, और उस वक्त में जो हालात हो गए उस हालात की वजह से सरकार, इस देश को एक सरकार देना, वो जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी वो उसका एक ये तो उत्तरदायित्व बनता है। तो उस वक्त की जो सिचुएशन होगी वो अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप मान रहे हैं कि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी होगी बीजेपी की? आप मान नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं बोल रहा आपको यूपीए 3 बनेगी। तो लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी तो इनविटेशन पहले बीजेपी को नहीं जाएगा? आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ दूसरी कहावत है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की ही कहावत में बात करूंगा। गंगा जी में अभी बहुत पानी बहना बाकी है। वहां यूपीए 3 बन जाएगा बनारस की सीट पर, वहां सब लोग मिल क्यों नहीं जाते? आई हैव ए फुल कॉन्फिडेंस व्हाटसोएवर। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। वहां पे वोट डिवाइड नहीं हो जाएगा? एंटी मोदी वोट अगर वोट है आने दो ना। चुनाव के अंदर की बिहेवियर वोटर्स की न तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो न मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, और नहीं यहाँ पर कोई बैठने वाले पंडित प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द डे ऑन द इलेक्शन हाउ द वोटर्स विल बिहेव। अरविंद केजरीवाल ज्यादा बड़े चुनौती देने वाले नहीं लग रहे बनारस में? जी, अरविंद केजरीवाल। पता नहीं आपके यहाँ उत्तर में वो फिनोमेना हो तो हो, बाकी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, और उत्तर प्रदेश में भी मुझे तो नहीं लगता है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बड़े बड़े प्रयोग की बातें करते हैं। आपको राजीव गांधी का चाणक्य बताया जाता है, राहुल गांधी का आपको चाणक्य बताया जाता है, लेकिन जब व्यवहारिकता आती है तो सब चीज़ आपकी धरी की धरी रह जाती है। प्राइमरी के बावजूद आज आप बड़ौदा से उम्मीदवार हैं। आपने कहा कि अलायंस देख के करेंगे, लालू यादव से आपने अलायंस किया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब ये बात मान लेते हैं कि बीजेपी के पास माहौल बनाने की मशीन है, आपके पास वो मशीन नहीं है, तो उसमें आप ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस किए हुए हैं वो सब धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि बीजेपी ने आज माहौल बना दिया है कि ये लड़ाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हिसाब से होगी। लड़ाई हो रही है नरेंद्र मोदी की। विरोधी आपके जो हैं वो ऐसा लगता है, जिनको आप सलाह देते हैं कि राहुल गांधी दिखाई नहीं देते हैं। बड़े बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी गायब रहते हैं। लोग मजाक में कहते हैं कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। क्या कहना है आपको? आप ऐसा कह रहे हैं कि माहौल की वजह से ही पूरा देश के अंदर सब जगह वोट देंगे। आपका ये निष्कर्ष हो सकता है। यू वांट टू से समथिंग? ओके मिश्र जी, आप स्वयं कह रहे हैं कि आप माहौल नहीं बना सकते। नॉट नेसेसरी। आपने स्वयं कहा कि बीजेपी, ये आपने कहा शुरुआत में कि हम माहौल नहीं बना सकते, बीजेपी माहौल बना रही है, उसके पास माहौल बनाने की वजह है। हैंग ऑन फॉर ए व्हाइल, हैंग ऑन। आई एम नॉट सेइंग कि तुम माहौल नहीं बना रहे। व्हाट इंटरप्रिटेशन इज कि आपका एक माहौल बना है तो बना है, जिसकी वजह से आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगह पे और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 3 हफ्ते की देर है वो पीएम बन जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम रेफ्यूटिंग। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इट इलेक्शन रिजल्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन माहौल। नहीं बताओगे इसका मतलब ये नहीं है कि माहौल नहीं है। एंड व्हेन आई से आई एम टेलिंग ओपनली इन द सेंस कि अगर जो मेरा कोई छापता नहीं है प्रेस के अंदर, मैं मीडिया में नहीं आ रहा हूं, इसका मतलब मेरा माहौल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस कहीं नहीं होगी, सिर्फ एक ही पार्टी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप गुजराती है, गुजरात से आते हैं, गुजरात को समझते हैं, फिर भी कर्नाटक गुजरात में क्यों नहीं हो पाया? क्यों कांग्रेस ऐसे लग रहा है कि गुजरात में कोमा में चली गई है? 25 सीटें कांग्रेस को गुजरात से कभी मिली थी, पर आप सिंगल डिजिट में चले गए और अभी 12 की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा गुजरात में क्यों हुआ? और मेरा आपसे दूसरा एक छोटा सवाल है,
आपने वाघेला जी के साथ काम शुरू किया और आप अभी एफिडेविट की बात कर रहे थे और जसोदा बेन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं वाघेला जी ने कहा कल कि मोदी के निजी जीवन के बारे में नहीं कहना चाहिए। ये विरोधाभास क्यों? आपका पहला सवाल का जवाब ये है कि क्यों कांग्रेस कर्नाटक की तरह गुजरात में नहीं कर सकी। अब ये कितने सवाल हमारे खुद के पार्टी के और ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये पार्टी मैटर से वी विल टेक इट अप विद इन और पार्टी। और उसमें जो है आपका दूसरा सवाल का मैं जवाब जरूर दे रहा हूँ। क्या ये अहमद पटेल को लेके है? दूसरे गुजरात जो आपने कहा संगठन की बात है, गुजरात में कर्नाटक रिपीट इसलिए नहीं हो पाता कि मैं संगठन की बातें बताना नहीं चाहता। क्या ये अहमद पटेल जो इंचार्ज थे गुजरात के और उन्हीं का राज चल रहा था गुजरात में, उनकी वजह से कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हुई गुजरात में? देखो, ये आपका नजरिया है, आपको मुबारक। सर एक मिनट आप जरा, उनका दूसरा जो सवाल है शंकर सिंह वाघेला का, जो उनका पर्सनल लाइफ में नहीं गिरना चाहिए, आई एग्री विथ हिम। मैं पर्सनल लाइफ में नहीं गिरा हूँ। मैंने मोदी जी को ऐसा नहीं पूछा कि आपने 42 साल तक क्यों नहीं गए, वैसा मैंने नहीं कहा है उनसे, प्रेस में भी नहीं कहा, आपको भी नहीं कहा। मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि आपकी एफिडेविट में जो इंफॉर्मेशन है वो मैंडेटरी है। इस देश के नागरिक को और इस देश के लोगों को उनको जानकारी लेने का पूरा हक है। इलेक्शन कमीशन ने वो बनाई है और इलेक्शन कमीशन ने वो बनाई, इसकी वजह से आपको वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रणनीति एक ही पार्टी से दो विरोधी सुर क्यों निकल रहे हैं? I'm not getting you. Sorry, I didn't get you. एक ही इश्यू पे दो राय कैसे हो सकती है पार्टी में जब आप चुनाव में जा रहे हैं? दोनों इश्यू अलग है ना बहन जी, आप क्यों नहीं पार्टी की राय क्या? पार्टी की राय वो है जो आप कह रहे हैं या जो शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं? नहीं, maybe his views, I don't subscribe to it, I am not with that issue. I think yes, it is his personal matter, I don't want to get involved into it. सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब अमित शाह आए एकदम नए, तो उन्होंने चौथे नंबर की पार्टी को लगभग 1 नंबर पे पहुंचा दिया है, और आपकी पार्टी 1 नंबर पोजीशन पे थी, आपकी मरम्मत के बाद लगता है वो चौथे पे आ गई है। ये चमत्कार कैसे हुआ? आप ये मानते कि मैं मुजफ्फरनगर करवाऊं? आप ये मानते जैसा हुआ वैसा दूसरी जगह पर भी हो? उनका कांग्रेस विल नॉट डू इट। उनकी इस बात को आप कैसे लेते हैं कि वोट जो है वोट से बदला लिया जाए? यस, ये सवाल नहीं है। अगर जो वो हादसा नहीं हुआ था और वो करवाया नहीं गया होता तो ये डिवीजन नहीं होता और ना बीजेपी होती। बीजेपी की रणनीति पूरे है तो जहां जहां पर पाए है तो पावर के अंदर आई है, और मैं आपके सामने खुलकर कह रहा हूं, दंगा करवाओ, पावर में आओ। जब आप कहते हैं कि दंगा कराओ, चुनाव जीतो, आप नहीं समझते कि लोग कुछ समझते बूझते हैं इस देश के? लोग क्या इतने भोले हैं कि वो दंगे के उसमें बह जाते हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि 60-65 साल से आप लोगों का राज है, आप लोग कुछ करवाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, आप लोग तभी शॉर्टकट ढूंढते हैं? अगर आप काम किए होते तो ये हालत नहीं होती आपकी। आप ये मानते हो इस देश के अंदर 65 साल में कुछ भी नहीं हुआ कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं? नाउ होल्ड ऑन, नाउ कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने अंदर। Why are we forgetting recognizing what the party had did all these years in this country? मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब 60 घरों की बस्ती के अंदर 1945 में पैदा होकर 1951 के बाद में जग गया, तो एक छोटा सा रेडियो और एक छोटी सी साइकिल जिसके हाथ में घड़ी नहीं थी, वो एक जमाना था। आज ये एक जमाना है कि जहां के अंदर मेरी ग्रैंड डॉटर अभी कंप्यूटर के साथ के अंदर मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट है। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस? यू मीन टू से दैट? जब हमको पढ़ाया जाता था कि 33 करोड़ बस्ती के अंदर इतना सारा होगा, 100 करोड़ होगी तो पूरे देश के अंदर अनाज के लिए राइट्स होंगे और आदमी आदमी को खाएंगे, ऐसी थियरी माल्थस की पढ़ाई जाती थी, और आज इस पूरे देश के अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और फिर भी अनाज की तंगी नहीं है। मिस्त्री साहब कहते हैं कि दंगा कराओ तो चुनाव जीतो, तो लोग सोचते नहीं है क्या? डोंट लिंक एवरीथिंग प्लीज टू द इलेक्शन। ये पूछ रहा हूं कि क्या लोग नहीं सोचते हैं जब आप कहते हैं दंगा कराओ चुनाव जीतो, तो आम वोटर की कोई सोच नहीं हुआ? है? मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम्पल है, गुजरात इज एन एग्जाम्पल। आपको मैं दाखिले दूं, कम से कम भी सबसे ज्यादा से ज्यादा शहरों के अंदर 2001 का 1991 के अंदर है, तो उसके बाद के अंदर जो दंगे हुए जहां पर है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे आई, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए, आंखों देखे। लेकिन वहां तो 1990 से आपकी सरकार नहीं है।
वहां तो 1990 से आपकी सरकार नहीं। वही तो मैं बता रहा हूँ, 99 में 2002 की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं 1991, 92 और उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इसका मतलब गुजरात में आपकी राजनीति पूरी तरह से फेल है, आप लोगों को अपनी बात रख नहीं पाते, आपका इंटरप्रिटेशन है, आपको मुबारक। आप कह रहे हैं कि मैं गुजरात उसको डिस्प्यूट नहीं आपने करूंगा। कहा गुजरात में बीजेपी ने दंगा कराया, चुनाव जीती, तो आपकी राजनीति क्या हुई? दैट इज योर इंटरप्रिटेशन, यू कैन हैव योर व्यूज। क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का एजेंडा छीन लिया है गुजरात में भी और बाकी जगह भी? देखो, सच पूछो तो मैं आपके सामने कन्फेस करता हूं कि मैं कोई भी डिटेल के अंदर आम आदमी की पार्टी और स्ट्रेटेजी के अंदर गया नहीं। मैं वैसे तो 10 साल पार्लियामेंट के अंदर रहा, लेकिन दिल्ली के अंदर कभी शुक्रवार शनिवार को मैं नहीं रहा यहाँ पर, और नहीं मैं दिल्ली सेंट्रिक हूँ, है तो आज भी नहीं हूँ यहाँ पर। जो है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट विल रिफ्लेक्ट ऑन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लुकिंग एट व्हाट पार्टी लोगों ने जब उनको दे के सत्ता दी और उसके बाद में जो चीज़ें हुई उसकी वजह से। इसलिए वोटर्स आर फ्री टू वोट एनीवेयर। वो कोई किसी की यहाँ है नहीं कि हमेशा कांग्रेस को ही वोट करेंगे। देयर आर कमिटेड वोटर्स, उसमें ना नहीं है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया। ऐसे कमिटेड वोटर्स भी है उस पर, उनके ऊपर वो असर नहीं होता है। लेकिन नए वोटर्स जो आते हैं, फ्लोटिंग वोटर्स भी जो होते हैं, जिसके अंदर जो अपने उसके अंदर असर हुआ होगा, ऐसा मैं जरूर मानता हूँ। तो और उन्होंने जो 15 दिन गुजरात में किया, रोड शो किया या जगह जगह गए, और नरेंद्र मोदी ने जो मॉडल पेश किया है उसकी खामियां निकाली, वो जिस तरह से हाईलाइट हुआ वो कांग्रेस वैसा नहीं कर पाई, ये भी आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट ऑल डिपेंड, अगेन मैं बोल रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ ए पीपल यू चूज फॉर एज ए कैंडिडेट उस पर। और मेरा ऐसा मानना है कि आप पार्टी ने जिस तरह से कैंडिडेट गुजरात के अंदर खड़े किए हैं, इज नॉट गोइंग टू क्रिएट ए फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर आइदर पार्टी। और बनारस में मोदी के खिलाफ खुद जो वो खड़े हुए, इसी वजह से आप भी खड़े हुए वडोदरा में? अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ ना आपको कि द वे दैट द आप पार्टी हैज पुट अप ए कैंडिडेट इन बड़ौदा एंड ऑल अदर सीट्स will not be able to create a formidable challenge even for a Congress or for a BJP. मिस्टर साहब, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया इस कैंपेन में से और हमारे साथ जुड़े और इन तमाम सवालों के जवाब दिए। और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछने चाहिए, हम भी चाहेंगे हम राहुल गांधी से भी सवाल पूछें। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर the love and affection that all of you have given and raised in question. I have tried my level best to answer as the honestly as possible. May not be able to satisfy, nonetheless I have put forward my views. Thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब। घोषणा पत्र में आज के लिए इतना ही। अगली बार एबीपी न्यूज पे घोषणा पत्र में एक और बड़ा चेहरा। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।